हाई स्कूल की आखिरी कक्षा में पढ़ने वाले हर छात्र को पता था कि क्लास की आखिरी बेंच पर बैठने का भी एक नियम होता है, लेकिन नया ट्रांसफर होकर आया ये कियान इन नियमों से बिल्कुल अनजान था। यही बात स्कूल के सबसे दबंग लड़के हुआंग माओ की नजरों में आ गई। वह क्लास में अपनी ढाक जमाए रखता था और किसी को भी अपने खिलाफ जाने नहीं देता था। अगले दिन हुआंग माओ अपने कुछ साथियों के साथ लड़ाई कर रहा था। इसी दौरान उसने जानबूझकर पैर मारकर ये कियान को गिरा दिया। असल में वह उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था, लेकिन इसके बाद उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और दोबारा अपने साथियों के साथ लड़ने लगा। तभी ये कियान ने अचानक ऐसा रिएक्शन दिया कि पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। हुआंग माओ को लगा कि नए लड़के ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी है। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने ये कियान से पूछा कि क्या उसी ने ऐसा किया था, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही हुआंग माओ ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। वह हमेशा से अपने सहपाठियों को डराता आया था और अब नए ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाकर अपनी पुरानी धाक दोबारा कायम करना चाहता था। वह ये कियान को धमकाते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और दोबारा उसके सामने मत आना, लेकिन ये कियान लड़ाई करने के बजाय चुपचाप अपनी सीट पर वापस चला जाता है। ये कियान पढ़ाई में बेहद अच्छा था और अभी अभी इस स्कूल में आया था, इसलिए वह किसी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद हुआंग माओ ने उसे फिर से रास्ते में रोक लिया। इस बार उसने ये कियान से उसके सारे पैसे मांगे और फिर उसका मोबाइल फोन भी निकालने को कहा। ये कियान ने मना कर दिया। हुआंग माओ ने उसे डराने की कोशिश की और कहा कि जब वह उससे कोई सवाल पूछे तो 10 सेकंड के अंदर जवाब मिलना चाहिए, वरना उसे मार पड़ेगी। लेकिन ये कियान ने उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया और वहां से चला गया। उसे देखकर क्लास के टॉपर जिन चेंगजुन को कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि शायद ये कियान उतना डरा हुआ नहीं है जितना वह दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी छात्रों को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक शांत शेर के अंदर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो जल्द ही जागने वाला था। घर पहुंचने के बाद ये कियान अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगा। उसके पिता की सख्त निगरानी थी, इसलिए वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल तक नहीं कर सकता था। अगले दिन जब उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी ये कियान ने हुआंग माओ के भेजे हुए मैसेज देखे। लेकिन स्कूल पहुंचते ही हुआंग माओ गुस्से में उसके पास आ गया। वह चिल्लाकर पूछने लगा कि उसने उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। ये कियान परेशानी से बचना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप माफी मांग ली। लेकिन तभी हुआंग माओ ने उसकी एक बेहद कीमती चीज अपने हाथ में ले ली। वह था एक ईयर प्लग, जो उसके दिवंगत भाई की आखिरी निशानी थी। ये कियान के लिए वह सिर्फ एक साधारण ईयर प्लग नहीं था, उससे उसके भाई की यादें जुड़ी हुई थी। हुआंग माओ जब उसे लेकर जाने लगा तो ये कियान ने पहली बार उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। वह कहता है कि उसे वह वापस चाहिए। हुआंग माओ को यकीन ही नहीं हुआ कि जो लड़का अब तक चुपचाप सब कुछ सह रहा था, वही अब उसके सामने इतनी मजबूती से खड़ा है। वह ईयर प्लग वापस देने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही ये कियान आगे बढ़ता है, हुआंग माओ उसे हाथ से गिरा देता है और तभी ये कियान के अंदर दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह बाहर आने लगता है। हुआंग माओ सिर्फ यही नहीं रुका, उसने उस ईयर प्लग को पैर से कुचल दिया और ये कियान को लगातार अपमानित करने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह बार बार जिस शांत लड़के को उकसा रहा है, उसी के अंदर अब तक दबा हुआ गुस्सा एक तूफान बन चुका था। आखिरकार हुआंग माओ ने उस पर हमला कर दिया। शुरुआत में हुआंग माओ का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि वह अक्सर लड़ाई करता था और उसे लड़ने का अच्छा अनुभव था। ये कियान को कई बार सहने पड़े और वह जमीन पर गिर गया। लेकिन इसके बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। ये कियान ने अचानक पलटवार किया और हुआंग माओ को जमीन पर गिरा दिया। अब तक जो लड़का सब कुछ चुपचाप सह रहा था, वही हुआंग माओ पर हावी हो चुका था। हुआंग माओ के साथियों ने भी देखा कि स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन ये कियान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने हुआंग माओ को दबोच लिया और साफ कर दिया कि उसके भाई की आखिरी निशानी के साथ जो हुआ, उसे वह इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। आखिरकार जब उसे लगा कि बात बहुत आगे बढ़ सकती है, तो ये कियान ने खुद को रोक लिया और वहां से हट गया। उसे लगा कि अब मामला खत्म हो चुका है, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। लेकिन ये कियान को अभी अंदाजा भी नहीं था कि स्कूल में उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। अगले दिन हुआंग माओ के छोटे साथी को रोकने वाला एक छात्र ये कियान के पास आया। उसने बताया कि वह कांग यूनगी की ही क्लास में पढ़ता है और ये कियान की लड़ाई देखने के बाद उससे काफी प्रभावित था। उसने ये कियान से पूछा, तुम इतनी अच्छी तरह लड़ कैसे लेते हो? क्या तुमने कोई मार्शल आर्ट सीखी है? ये कियान ने साफ कहा कि उसने कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखी। तब उस लड़के ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद लड़ना उसके अंदर जन्म से ही है। लेकिन इसके बाद उसने ये कियान को एक और चेतावनी दी। उसने कहा कि स्कूल में अगर तुम छोटे गुंडे को हरा दोगे तो उसके पीछे खड़ा बड़ा गुंडा जरूर सामने आएगा। ये कियान को उसकी बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि अगर वह किसी को परेशान नहीं करेगा तो कोई उसे परेशान क्यों करेगा। लेकिन सामने वाला जानता था कि ये कियान अब भी स्कूल के असली नियमों से अनजान है। उसने बस इतना कहा, कल का इंतजार करो, सब समझ आ जाएगा। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही यूनगी ने फिर ये कियान को ढूंढ लिया। इस बार उसने उसे एक ऐसे लड़के से सावधान रहने को कहा जो हरे रंग की टोपी पहनता था।
वह कोई आम छात्र नहीं था, बल्कि स्कूल के सबसे खतरनाक लड़कों में से एक था। लेकिन यी कियान का ध्यान इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं था। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था। उसे लगता था कि पढ़ाई करके चुपचाप स्कूल के दिन निकाल देना ही सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन तभी हुआंग माओ का फोन आया। उसने गुस्से में पूछा, कैसेट कहाँ है? क्या तुमने उसे ले लिया? यी कियान को समझ नहीं आया कि वह किस चीज की बात कर रहा है। हुआंग माओ लगातार उसे गालियां देते हुए एक जगह आने के लिए कहता रहा। लेकिन जैसे ही यी कियान को पता चला कि बात उसके भाई की आखिरी निशानी से जुड़ी है, वह बिना कुछ सोचे उस जगह पहुंचने के लिए निकल पड़ा। उसे अंदाजा था कि वहां जरूर कोई मुसीबत उसका इंतजार कर रही होगी, और उसकी आशंका बिल्कुल सही निकली। दूसरी तरफ हुआंग माओ काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक और बेहद खतरनाक लड़का मौजूद था। वह था जिन चेंगजुन। जिन चेंगजुन स्कूल के सबसे होनहार छात्रों में से एक था, और उसके बारे में कहा जाता था कि उसमें बॉक्सर बनने की पूरी क्षमता है। यी कियान और यूनगी वहां पहुंचे तो चेंगजुन ने साफ कर दिया कि वह कैसेट लेकर ही जाएगा। यी कियान लड़ाई नहीं करना चाहता था। वह बार बार इस मामले से दूर रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन चेंगजुन उसे जाने देने के मूड में नहीं था। वह लगातार यी कियान को उकसाता रहा और उसकी सहन शक्ति की सीमा को परखता रहा। आखिरकार जब यी कियान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो उसे भी जवाबी हमला करना पड़ा। लेकिन कुछ ही सेकंड में साफ हो गया कि दोनों की लड़ने की क्षमता में जमीन आसमान का अंतर था। चेंगजुन के सामने यी कियान टिक ही नहीं पा रहा था। वह लगातार उसके हमलों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन चेंगजुन इतनी तेजी से वार कर रहा था कि यी कियान को पलटकर हमला करने का मौका तक नहीं मिल रहा था। कुछ ही देर में यी कियान बुरी तरह थक चुका था। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसके लिए जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यी कियान ने चेंगजुन की लड़ाई को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने उसके हर मूवमेंट और हर हमले को समझना शुरू कर दिया, और फिर उसे चेंगजुन की एक कमजोरी दिखाई दे गई। यी कियान ने उसी कमजोरी का इस्तेमाल किया, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने चेंगजुन के लड़ने के अंदाज को ही कॉपी करना शुरू कर दिया। अब मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं था। एक तरफ था स्कूल का बेहद अनुभवी फाइटर चेंगजुन, और दूसरी तरफ था पढ़ाई में अव्वल रहने वाला शांत लड़का यी कियान, जो कुछ ही पलों में अपने सामने वाले की लड़ने की तकनीक सीख चुका था। अब चेंगजुन को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस लड़के को कमजोर समझा था, वह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वह दिखाई देता है। और यहीं से इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। आखिर एक टॉपर लड़का लड़ाई में कितना खतरनाक हो सकता है? शुरुआत में यी कियान को लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए जब उसका सामने बेहद तेज और खतरनाक जैसे अनुभवी फाइटर से हुआ, उसके कॉम्बिनेशन में एक कमजोरी भी थी और सिर्फ बचाव करने की कोशिश करता रहा। लेकिन यी कियान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीखने की क्षमता थी। वह सामने वाले के हर मूवमेंट को बेहद ध्यान से देख रहा था। कुछ ही देर में उसने जिन चेंगजुन की लड़ने की तकनीक को समझ लिया। अब दोनों सीढ़ियों के पास थे। चेंगजुन का संतुलन बिगड़ने लगा और वह सीढ़ियों की तरफ पीछे हटने लगा। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर घबरा गए, क्योंकि स्थिति काफी खतरनाक हो चुकी थी। लेकिन लगातार हमला झेल रहे यी कियान के पास अब पीछे हटने का समय नहीं था। वह चेंगजुन को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगा। जैसे ही चेंगजुन पीछे हटता गया, यी कियान ने मौका देखकर उसे जोरदार धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। चेंगजुन ने तुरंत उठकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी बाईं टांग से एक अजीब आवाज आई। यी कियान ने यह मौका तुरंत पकड़ लिया। उसने चेंगजुन की कमजोर टांग को निशाना बनाया और लगातार वार किए। चेंगजुन फिर भी लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार यी कियान पहले से उसकी चाल समझ चुका था। उसने तुरंत एक और हमला किया और चेंगजुन को पीछे धकेल दिया। ये सभी मूव्स यी कियान ने इसी लड़ाई के दौरान सीखे थे। आखिरकार जिन चेंगजुन जमीन पर गिर गया और यह लंबी लड़ाई खत्म हो गई। अब हुआंग माओ की हालत भी बदल चुकी थी। जो हुआंग माओ कुछ समय पहले तक पूरे स्कूल में अपनी ढाक जमाता था, वही अब यी कियान के सामने खड़ा होने से भी डर रहा था। यी कियान ने उसे भी पीछे हटने का संकेत दिया। इस तरह यी कियान ने पहली बार स्कूल के एक बड़े लड़ाके को पूरी तरह हरा दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी यह जीत जल्द ही पूरे स्कूल में फैलने वाली है। और जब यह खबर दूसरी कक्षा के सीनियर लड़कों तक पहुंची, तो मामला और भी बड़ा होने वाला था। यी कियान की जीत की खबर पूरे स्कूल में तेजी से फैल गई। अब दूसरे वर्ष के सीनियर छात्रों के बीच भी यह बात पहुंच चुकी थी कि एक नया टॉपर लड़का जिन चेंगजुन जैसे खतरनाक फाइटर को हरा चुका है। दूसरी कक्षा के दबंग लीडर पियो बो चांग ने यह सुनते ही जिन चेंगजुन को अपने पास बुलाया और उसे बुरी तरह सबक सिखाया। जिन चेंगजुन और हुआंग माओ दोनों ही उससे डरते थे
और उसके सामने ज्यादा विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। अपनी सीनियर वाली धाक दोबारा कायम करने के लिए पियो बोचांग ने एक योजना बनाई। उसने कुछ लड़कों को स्कूल के गेट पर ये कियान का इंतजार करने के लिए भेज दिया। जिन चेंगजुन को इस बात की चिंता थी कि कहीं ये कियान पर हमला करने के लिए कोई खतरनाक चीज इस्तेमाल न कर दी जाए। दूर से उसे ये कियान और यूनगी दिखाई दिए। जिन चेंगजुन ने खुद को तैयार किया और उनकी तरफ तेजी से बढ़ गया। इसके बाद अचानक ये कियान जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यूनगी ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसके पास तुरंत मदद बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद जब ये कियान को होश आया तो वह अस्पताल में था, लेकिन होश में आते ही उसने ज्यादा आराम करने के बजाय अपने हाथ से लगी हुई मेडिकल लाइन निकाल दी और अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसके माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद ये कियान को दोबारा बेड पर आराम करने के लिए कहा। उसके पिता ने उससे पूछा कि आखिर उसे चोट कैसे लगी, लेकिन ये कियान कुछ कह पाता उससे पहले ही यूनगी ने बात संभाल ली। उसने कहा कि ये कियान गलती से गिर गया था। ये कियान के पिता को शायद उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अचानक लड़ाई की जगह पढ़ाई को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कियान से पूछा कि आज स्कूल में उसके कितने नंबर आए हैं। इससे साफ था कि उनके लिए ये कियान की पढ़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि उनका बेटा ऐसे लड़कों के साथ रहे जो परेशानी में पड़ते रहते हैं। कमरे का माहौल धीरे धीरे काफी अजीब हो गया। यूनगी भी यह सब देखकर ज्यादा देर वहां नहीं रुका और वहां से चला गया। लेकिन ये कियान की मां अपने पति से बिल्कुल अलग थी। उनके लिए इस वक्त सबसे जरूरी चीज ये कियान की सेहत थी। वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी भी परेशानी में पड़े, क्योंकि परिवार पहले ही एक बड़े सदमे से गुजर चुका था। इसलिए उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि ये कियान सुरक्षित रहे और अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। इधर दूसरी तरफ जिन चेंगजुन और हुआंग माओ अस्पताल के बाहर खड़े होकर ये कियान की हालत जानने का इंतजार कर रहे थे। वे दोनों जानना चाहते थे कि ये कियान आखिर ठीक है या नहीं। आखिरकार जिन चेंगजुन ने अंदर जाकर खुद उसकी हालत देखने का फैसला किया, लेकिन अस्पताल के दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात ये कियान की मां से हो गई। जिन चेंगजुन की स्कूल यूनिफॉर्म देखकर ये कियान की मां ने उसे अपने बेटे का दोस्त समझ लिया। उन्होंने उससे काफी प्यार से बात की। जिन चेंगजुन को समझ नहीं आया कि वह इस स्थिति में क्या जवाब दे। वह वहां से जाने ही वाला था कि ये कियान की मां की नजर उसके चेहरे पर लगी चोट पर पड़ी। उन्होंने उसे देखकर कहा कि अपना ख्याल रखना और खुद को सुरक्षित रखना। एक अजनबी से मिली यह छोटी सी चिंता जिन चेंगजुन के दिल को छू गई। बचपन से माता पिता के प्यार से दूर रहे चेंगजुन के लिए किसी का इस तरह चिंता करना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह ये कियान को दोबारा परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगले ही दिन एक और हैरान करने वाली बात हुई। ये कियान ऐसे स्कूल पहुंचा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे देखकर जिन चेंगजुन भी हैरान रह गया। वह ये कियान से कहता है कि कल जो हुआ उसके लिए वह उसे दोष नहीं देगा, लेकिन अब यह सब यहीं खत्म होना चाहिए। वह चाहता था कि ये कियान आगे से उसे या उसके साथियों को परेशान न करे। हालांकि उसकी बात सुनने में धमकी जैसी लग रही थी, लेकिन असल में चेंगजुन का मकसद इस लड़ाई को खत्म करना था। लेकिन ये कियान को अभी यह नहीं पता था कि चेंगजुन को स्कूल में आने के बाद अपने सीनियर्स के सामने जवाब देना पड़ेगा और अब मामला एक बार फिर उसी पुराने रास्ते पर जाने वाला था। लेकिन पियो बोचांग अब इस मामले को इतनी आसानी से खत्म करने वाला नहीं था। उसने हुआंग माओ के साथ मिलकर ये कियान की क्लास में पहुंचकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। पियो बोचांग को देखकर ही क्लास के छात्रों को समझ आ गया कि अब कोई बड़ी परेशानी होने वाली है। उसने ये कियान को देखा और उसे उकसाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये कियान इस बार भी शांत रहा। वह किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहता था। उसने साफ कर दिया कि अगर वे उसे परेशान करते रहे तो वह सीधे शिक्षक के पास चला जाएगा। स्कूल के दबंग छात्र शिक्षक से डरते तो नहीं थे, लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि मामला जरूरत से ज्यादा बढ़े और उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। इसलिए पियो बोचांग ने एक आखिरी चेतावनी दी। उसने ये कियान और उसके साथी को आदेश दिया कि दोपहर में स्कूल की छत पर पहुंचना होगा। उसने धमकी दी कि अगर वे 1 मिनट भी देर से पहुंचे तो पूरी क्लास के छात्रों को परेशान किया जाएगा। ये कियान यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके सहपाठियों को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए उसने फैसला किया कि इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना ही बेहतर होगा। दोपहर में यूनगी भी उसके साथ था और दोनों स्कूल की छत पर पहुंच गए। वहां उनका इंतजार कर रहा था पियो बोचांग। उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी और उसके साथ कई दूसरे छात्र भी मौजूद थे। ये कियान ने उसे देखते ही बेहद शांत रवैया अपनाया। वह लगातार माफी मांगने लगा और उससे इस मामले को यहीं खत्म करने की विनती करने लगा। लेकिन बाकी छात्रों को
उसका यह व्यवहार कमजोरी जैसा लग रहा था। उन्हें लगा कि नया लड़का डर गया है और अब आसानी से दबाया जा सकता है। पियो बो चांग भी यही सोचने लगा। वह जानना चाहता था कि आखिर यह नया छात्र असल में कितना ताकतवर है। इसलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने जिन चेंगजुन और यी कियान को दोबारा आपस में लड़ने के लिए कहा। पियो बो चांग ने चेंगजुन से कहा कि वह अपना पुराना बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन दिखाए, लेकिन चेंगजुन इस बार लड़ना ही नहीं चाहता था। वह जानता था कि यी कियान से दोबारा लड़ने का कोई मतलब नहीं है। वह इस पूरे मामले को खत्म करना चाहता था, लेकिन पियो बो चांग ने उसकी बात नहीं मानी। उसे लगा कि चेंगजुन का इस तरह पीछे हटना उसके सीनियर होने की इज्जत के खिलाफ है। गुस्से में उसने लकड़ी की छड़ी उठाई और चेंगजुन पर वार करना शुरू कर दिया। चेंगजुन ने शुरुआत में खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने सीनियर के खिलाफ खुलकर खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हुआंग माओ भी यह सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था, लेकिन पियो बो चांग के डर से कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पियो बो चांग लगातार चेंगजुन पर वार करता रहा। धीरे धीरे चेंगजुन के लिए खुद को संभालना मुश्किल होने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों के बीच एक नई बातचीत शुरू हुई। किसी ने पूछा कि अगर इस लड़ाई में और कितने लोग शामिल होंगे। जवाब मिला, सिर्फ 2 और लोग। यानी अब मामला सिर्फ यी कियान और चेंगजुन के बीच की लड़ाई नहीं रह गया था। सीनियर्स की पूरी ताकत धीरे धीरे इस मामले में शामिल होने वाली थी और अब यी कियान के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो पिछली सभी लड़ाइयों से कहीं बड़ी थी, क्योंकि इस बार उसे सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने दोस्तों और पूरी क्लास को भी बचाना था। पियो बो चांग लगातार जिन चेंगजुन पर लकड़ी की छड़ी से हमला कर रहा था। चेंगजुन के लिए खुद को बचाना मुश्किल होता जा रहा था। वह अपने सीनियर के खिलाफ खुलकर लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बाकी छात्र भी बस खड़े होकर यह सब देखते रहे। तभी अचानक वहां मौजूद एक लड़के से पूछा गया कि अगर इस लड़ाई में और लोग शामिल हों तो कितने लोग सामने आएंगे। जवाब मिला, सिर्फ 2 लोग। यह सुनकर माहौल और भी गंभीर हो गया। अब साफ था कि सीनियर अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन यी कियान अभी भी शांत था। उसने पहले भी अपनी सीखने की क्षमता के दम पर एक अनुभवी फाइटर को हरा दिया था। अब उसके सामने उससे भी बड़ी चुनौती खड़ी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार मामला सिर्फ उसकी अपनी लड़ाई का नहीं था, उसके दोस्तों और सहपाठियों पर भी दबाव बनाया जा रहा था। अब देखना यह था कि यी कियान कब तक चुप रहता है और आखिर कब अपने असली दम पर इन सीनियर्स का सामना करता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।